सोचिए 1980 का दशक और शहर चेन्नई। सड़कों पर ट्रैफिक का शोर, सिनेमा हॉल से आती आवाजें, बाजारों की चहल पहल, हर तरफ एक जिंदा दिली थी। पर जानते हैं, इसी शोर के ठीक नीचे एक खामोशी पनप रही थी। और ये कोई आम खामोशी नहीं थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। और ये खामोशी ये बनी थी गुमशुदगियों से, उन जवान लड़कियों की गुमशुदगी से जो एक दिन अपने घर से निकली तो पर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची। और हर एक गुमशुदगी के साथ ये खामोशी और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। धीरे धीरे ये एक डर में बदल गई, एक ऐसा डर जो शहर के हर घर, हर दहलीज पर दस्तक दे रहा था। तो इस खौफनाक खामोशी के पीछे आखिर था कौन? एक नाम जो धीरे धीरे सामने आ रहा था, गौरी शंकर। लेकिन दुनिया उसे इस नाम से नहीं बल्कि ऑटो शंकर के नाम से जानती थी। अब देखिए, बाहर से तो वो एक बिल्कुल मामूली सा ऑटो ड्राइवर लगता था जिसकी बातों में कहते हैं शहद घुला था, पर उसकी उस मीठी मुस्कान के पीछे एक शैतान पल रहा था। चलिए इस शैतान की कहानी को समझने के लिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1954, जगह तमिलनाडु। यही गौरी शंकर का जन्म हुआ, एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी तय नहीं था, सब अनिश्चित था। उसका बचपन वो आराम में नहीं बल्कि कमी और डर के साये में बीता। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी और सजा, अरे सजा तो जैसे हर छोटी बड़ी बात पर मिल जाती थी। तो उसने बचपन से बस एक ही सबक सीखा, वो ये कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, शिकार और शिकारी। और उसने ये भी सीख लिया था कि जिसके हाथ में ताकत है वही सही है, जिसकी आवाज में दम है, जीत हमेशा उसी की होती है। तो सोचिए, ऐसे माहौल में पलने वाले किसी बच्चे के पास क्या रास्ते होते हैं? असल में सिर्फ दो, या तो डर कर सहम कर दब जाओ, या फिर जो जुल्म कर रहा है उसी की नकल करने लगो। शंकर ने दूसरा रास्ता चुना। उसने तय कर लिया कि वो शिकार नहीं शिकारी बनेगा। उसने ये बात गांठ बांध ली कि जिंदा रहना है तो दूसरों पर काबू करना ही होगा, और ताकत कभी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। तो बस इसी शिकारी सोच के साथ वो पहुंच गया चेन्नई, और यहां उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। पर ये ऑटो सिर्फ सवारियां ढोने के लिए नहीं था, नहीं, ये तो उसका हथियार था, एक चलता फिरता छलावा। इसी ऑटो की आड़ में वो शहर की नब्ज टटोलता, लोगों की कमजोरियों को पढ़ता और अपने जाल के लिए एक एक धागा बुनता था। अब जरा 80 के दशक के चेन्नई के अंडरवर्ल्ड को समझिए। हर तरफ अफरा तफरी थी, छोटे छोटे गैंग आपस में भिड़ते रहते थे, छोटे मोटे अपराध तो आम बात थी, और ऊपर से थे भ्रष्ट अफसर। मतलब शहर में लूप होल्स की कोई कमी नहीं थी। तो शंकर के लिए तो ये माहौल समझिए जन्नत जैसा था। उसने शहर के पावर गेम को बहुत बारीकी से समझा, कौन किससे डरता है और कौन किससे डरा सकता है, और फिर देखते ही देखते वो खुद डर का दूसरा नाम बन गया। लेकिन एक बात समझनी होगी, शंकर का असली खतरा उसकी ताकत या उसके मुक्कों में नहीं था, नहीं, उसका असली खतरा था उसकी नजरों में। कहते हैं वो लोगों के आर पार देख सकता था। वो बस एक नजर में ये भांप लेता था कि कौन मजबूर है, कौन अकेला है, किसके दिल में कितनी हताशा भरी है। और यही टैलेंट, यही हुनर था जो उसे किसी भी मामूली गुंडे से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाता था। तो उसने अपना शिकार किसे बनाया? उन जवान लड़कियों को जो समाज के हाशिए पर थीं। कोई घर से भाग कर आई थी तो कोई अपने सपनों का पीछा करते हुए शहर पहुंची थी। वो उन्हें क्या दिखाता था? आजादी के सपने, और फिर अपने भरोसे के जाल में फंसा लेता था। भरोसा, सोचिए, यही वो चाबी थी जिससे वो उनकी जिंदगियों के दरवाजे खोलता था और फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता था। सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसके 6 शिकारों की पुष्टि हुई, सिर्फ 6। लेकिन सच तो यह है कि असल संख्या शायद कहीं ज्यादा थी। यह सब हुआ कब? सिर्फ 2 साल के अंदर, 1987 से लेके 1988 तक। इन 2 सालों में उसने चेन्नई की सड़कों पर आतंक का एक ऐसा राज कायम कर दिया था कि लोग कांपते थे। एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही थीं और पूरे शहर की हवा में एक अनकहा खौफ घुलता जा रहा था। अब देखिए, पुलिस के फाइलों में तो वो लड़कियां बस लापता थीं, मिसिंग, लेकिन शंकर के दिमाग में वो उसकी नाफरमान प्रॉपर्टी थी। उसके लिए किसी को मारना कोई जुनून या गुस्से का नतीजा नहीं था, नहीं, ये तो कंट्रोल करने का, काबू करने का सबसे आखिरी, सबसे क्रूर तरीका था। ये एक तरह का ऐलान था कि वही मालिक है,
जिंदगी का भी और मौत का भी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे इंसान के दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे राक्षस पागल होते हैं, बेतरतीब होते हैं, पर सच तो इससे कहीं ज्यादा डरावना है। शंकर का दिमाग किसी शातिर सीईओ की तरह काम करता था, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और अपने लक्ष्य को लेकर एकदम क्लियर। चलिए उसके दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। इसके 3 परतें थीं। पहली परत थी हक की भावना, मतलब वो मानता था कि दुनिया की हर चीज, हर इंसान और खासकर औरतें बस उसकी मर्जी पूरी करने के लिए बनी हैं। दूसरी परत थी वहम की, एक गहरा शक कि कोई भी उसे धोखा दे सकता है, इसलिए खतरा बनने से पहले ही उसे मिटा दो। और तीसरी, सबसे निचली और सबसे खतरनाक परत थी काबू करने की, कंट्रोल करने की भूख। और ये तीनों परतें ये बनी थीं उसके बचपन में। उसी असुरक्षा ने एक ऐसे दिमाग को जन्म दिया जिसे हर हाल में, हर कीमत पर बस ताकत चाहिए थी। उसका घमंड, उसका ईगो एक कांच के महल जैसा था जिसे जरा सी भी ठेस बर्दाश्त नहीं थी। और जब ऐसे नाजुक घमंड के हाथ में बेहिसाब ताकत आ जाती है ना, तो नतीजा हमेशा जानलेवा ही होता है। शंकर को तो पूरा यकीन हो गया था कि अब उसे कोई छू नहीं सकता। वो कानून से ऊपर है। उसकी जेब में पुलिस थी, सिर पर नेताओं का हाथ। उसे लगा कि डर का जो कवच उसने अपने चारों ओर बना रखा है वो उसे हमेशा बचाएगा। पर वो एक चीज भूल गया, डर कभी वफादार नहीं होता। जब गुमशुदा लड़कियों के परिवारों की चीखें तेज होने लगी, पब्लिक का प्रेशर बढ़ा, तो जिस सिस्टम ने उसे बचाया था ना, उसी सिस्टम ने उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। और मजे की बात देखिए, उसका अंत भी ठीक उसी चीज से हुआ जिससे उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया था, धोखे से। उसके अपने ही साथियों ने, उसके अपने ही प्यादों ने उसे धोखा दे दिया। जिन लोगों के जहन में उसने अपना खौफ भरा था, उन्हीं लोगों की गवाही उसे फांसी के तख्ते तक ले गई। और फिर 1995 में उसे फांसी दे दी गई। जो आदमी शोर मचाकर राज करना चाहता था, वो गुमनामी की खामोशी में मार दिया गया। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ऑटो शंकर वो एक हत्यारा पैदा नहीं हुआ था, नहीं, उसे बनाया गया था। सोचिए, एक ऐसा बचपन जहां कोई स्थिरता ना हो, एक ऐसा शहर जहां कानून में हजारों कमियां हो, एक ऐसा सिस्टम जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हो, और इन सब के बीच एक ऐसी शख्सियत जो ताकत की भूखी हो। इन सब जहरीले तत्वों ने मिलकर ऑटो शंकर नाम का राक्षस तैयार किया। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो हमारे समाज की उन गहरी दरारों का आईना था जिनसे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। और जानते हैं, यही इस कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई है कि राक्षस वो अचानक कहीं आसमान से नहीं टपकते। वो हमारी आंखों के ठीक सामने बहुत खामोशी से बनते हैं। कब? जब हम अन्याय को देखकर चुप रह जाते हैं और जब हम ताकत को इंसानियत से ऊपर समझने लगते हैं। तो ऑटो शंकर की कहानी असल में एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि बुराई कोई तूफान नहीं है जो अचानक से आ जाए। नहीं, ये एक जहरीला बीज है जो दर्द, नफरत और बेहिसाब ताकत की भूख से सींचे गए दिमागों में बहुत धीरे धीरे खामोशी से बढ़ता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका जवाब शायद हम सुनना भी नहीं चाहेंगे। सवाल ये है कि हमारे आसपास, इस रोजमर्रा की जिंदगी में, इस भागदौड़ में न जाने और कितने शंकर खामोशी से बन रहे हैं।